ओके ओके दोस्तों, सो आ गए सब लोग। चलिए, जिनको नींद आ रही थी वो तो चले गए, जो लोग आना चाहते थे तो आ गए। ओके, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये बताइए पहले। Yes, sir. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर। चैप्टर शुरू करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी पुलिस के बारे में बात करेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, क्राइम वगैरह कुछ होता है उसका, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या होते हैं, ठीक है, जो वकील वगैरह की अपन कल बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज द रोल ऑफ जज का रोल क्या होता है, और फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स है, वो अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो विद इन 20 मिनट्स और नॉट मोर देन 25 मिनट्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस आस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड सर, ये चैप्टर है, ये एक क्रिमिनल सिस्टम के बारे में है। और ये क्रिमिनल सिस्टम के बारे में किस तरह से है कि दोस्तों, जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, सो अरेस्ट अगर कर लिया किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल किसी ने क्राइम किया कुछ, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया, तो इसके बाद में हु विल डिसाइड दैट पर्सन इज इनोसेंट या फिर अक्यूज्ड है या फिर कल्प्रिट है वो, राइट है, कौन डिसाइड करेगा? पुलिस डिसाइड नहीं करती सर। यू आर अक्यूज्ड हो या नहीं हो, इट विल बी डिसाइडेड बाय द जज। जज डिसाइड करता है, जज डिसाइड करता है सर, ना कि पुलिस डिसाइड करती है। अगर पुलिस ने आपको पकड़ के ले गई है, हो सकता है भाई, हो सकता है यदि हो सकता है कि भाई साहब आपने कुछ गलत नहीं किया और जबरदस्ती आपके ऊपर एफआईआर वगैरह की गई और पुलिस ने पकड़ के ले गई है, तो पुलिस ने अगर पकड़ के ले गई, आपको अरेस्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम गिल्टी हो गए, आप दोषी हो गए, नहीं सर। पुलिस इज नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू डिसाइड क्या आप सही या गलत हो। हु विल डिसाइड? जजेस, जज विल डिसाइड। कोर्ट किस लिए है भाई? कोर्ट विल डिसाइड वेदर यू आर गिल्टी और नॉट, राइट है। सो जज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द क्रिमिनल सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब हमारा बताता है कि हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति, अगर हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि अगर उनके ऊपर कोई चार्ज लगता है या फिर उनके ऊपर कोई एफआईआर होती है, तो उनको एक फेयर ट्रायल दिया जाता है, ठीक है, विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है। उनको फेयर जजमेंट का मतलब कि हर एक चीज़ उनको एकदम अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर एडवोकेट की आवश्यकता है तो एडवोकेट भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। उनको विटनेस वगैरह है, वो अगर ठीक से कोर्ट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो अपनी मूवी में देखते हैं, तो उनको भी पहुंचाने में सहायता करेंगे, ठीक है। एक तरह से कोई बायसनेस नहीं होगी, ठीक है, किसी के साथ कोई इंक्लिनेशन या भेदभाव नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं फेयर ट्रायल, ठीक है। सो इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें चार जो पॉइंट्स है, चार प्लेयर्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पुलिस, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और तीसरा डिफेंस लॉयर, एंड चौथा जज, ठीक है। चार चीज आपको समझ में आई? नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों। ये एक व्यक्ति है, इसने कुछ कर्मकांड किया है और इसको पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है। सो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस क्या करेगी फिर? पकड़ के कहाँ जाएगी? फिर पकड़ के ले जाएगी, जेल में डालेगी, फिर कहाँ ले जाएगी? आपको कोर्ट में ले जाएगी। कोर्ट में कौन होंगे भाई? जज होंगे, ठीक है, जज महोदय जी होंगे। फिर जज के बाद फिर ये जज कैसे डिसाइड करेगा ये पर्सन सही है गलत है? तो देयर विल बी टू पर्सन, मतलब कौन? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब एक स्टेट, मतलब गवर्नमेंट की साइड से वकील होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। हिंदी इसका देख लेना क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में कहाँ लिखा है, कुछ लिखा होगा, सरकारी वकील, हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। और एक दूसरा होगा डिफेंस, मतलब उसको, जिस व्यक्ति ने कुछ काम वाम करके आया, कुछ कर्मकांड करके आया है, उसको डिफेंस करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए एक लॉयर होगा। वो भी तो भाई उसका केस वेस लड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डिफेंस लॉयर, ठीक है दोस्तों। ये तो पहला पुलिस, दूसरा जज, एंड तीसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड तीसरा डिफेंस लॉयर। सो ये चार की एस्पेक्ट होते हैं किसी भी क्रिमिनल जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। सो इन चारों पॉइंट से और ये फीचर से, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। फर्स्ट थिंग, what is the role of the police in investigation a crime? फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद वाला आपने केस सुना होगा, उन्नाव वाला केस सुना होगा, ठीक है।
2012 वाला केस सुना होगा, बहुत ही हीनियस क्राइम और खतरनाक क्राइम है। उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है दोस्तों। सो जो काम होता है इन्वेस्टिगेशन, वो किसका काम होता है, ठीक है। एविडेंसेस वगैरह लाते हैं, उसका ये काम किसका होता है, अपन डिस्कस करते हैं किसका होता है, अपन फिर बाद में इसका कंक्लूजन में समाप्त करेंगे। फर्स्ट थिंग, विटनेस एविडेंसेस। सो विटनेस या फिर एविडेंसेस कलेक्ट करना किसका काम है भाई साहब, पुलिस का काम है, ठीक है। सो इसीलिए दोस्तों एविडेंस होते हैं ना, मैंने कल भी आपको बताया था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था भाई साहब, जज होता है, जज को पता भी है कि भाई क्या सही क्या गलत, लेकिन फिर भी वो जजमेंट और ऑर्डर है वो किसके आधार पर देंगे, विटनेस, विटनेस होगा या गवाह और एविडेंस के आधार पर। मध्य गवाहें और बोलते हैं ना, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत फैसला लेती है, इस तरह का। सो एविडेंस और जो विटनेस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, जब इन्वेस्टिगेशन होता है। सो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो नियम कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही साथ अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है किसी केस को लेकर, तो बहुत ही रिस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब फुल रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। मतलब किसी व्यक्ति ने चोरी की है, ठीक है भाई साहब, किसी व्यक्ति ने 1 रुपया चुराया है, चोरी की है, मान लिया, ठीक है, ऑफेंस है भाई, गलत काम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी पुलिस आई और इसके ऊपर लाठी बरसाने लगी और भाई जूते और ये पता नहीं गाली गलौज सब कुछ करने। नो, इट इज अनएक्सेप्टेबल सर। चोरी की है अच्छी, गलत बात है, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग है, इसलिए ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना चाहिए भाई। क्या उसके साथ मारना है या फांसी देना या क्या करना है, ये पुलिस का काम नहीं है, किसका काम है, जुडिशरी सर, कोर्ट का काम है, जज का काम है। Then police is not right person to punish that person who has committed offense. Is that clear my dear friends? So इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है, और उस गाइडलाइंस को पुलिस के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं या फिर पकड़ते हैं, डिटेंशन करते हैं, या फिर उसकी से पूछताछ करते हैं, इंट्रोगेशन करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस आपने सुना होगा, उसमें क्या नाम वो लड़की का, कंगना रनावत और बहुत सारे लोग हैं, उनको कोर्ट ने, मतलब जो थे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वगैरह थी, उन सब लोगों ने क्या किसके लिए बुलाया था, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया था ना। लेकिन पूछताछ पूछताछ के लिए अगर बुलाया, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया है, तो बस वही कर सकते हैं सर। ऐसा नहीं कि कंगना, क्या नाम है यार उसका, नाम मेरे को भी नहीं आता, कंगना रनावत है, अब ऐसा तो नहीं उसको मारने लग जाते हैं या फिर उसको लाठी वाठी उसके ऊपर चार्ज कर दी, नहीं सर। वो एक अक्यूज्ड है या नहीं है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आप उसके साथ एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ने बोला। साथ ही साथ पुलिस ना तो मार सकती है और ना ही टॉर्चर कर सकती है और ना ही चिल्ला सकती है। आपने चाहे गलत किया है, सो ये पुलिस का अधिकार है नहीं कि आपके ऊपर चिल्लाए या मारे या बीट करे सर। इसलिए हमारे पास एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ। वो क्या बोलते हैं, गारंटी करता है कि एवरी सिटीजन और एवरी पर्सन अरेस्टेड फॉलोइंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब भाई साहब ये आर्टिकल 12 बोलता है कि भाई साहब जो फंडामेंटल राइट है और क्या क्या चीज है, वो आगे मैं बताता हूँ, उन सबको फॉलो किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो फंडामेंटल राइट्स है क्या क्या है, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 वगैरह क्या है, मैं आपको आगे बताता हूँ धीरे धीरे। इन सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे उसने गलत काम किया है फिर भी। इसका मतलब ये कि इन ह्यूमन ट्रीटमेंट उसके साथ आप नहीं कर सकते, आप मतलब पुलिस नहीं कर सकती है, ठीक है। ये तो कल को आप आईपीएस बन गए हो और एकदम गुस्सा गुस्सा में कि भाई ये बहुत बड़ा खतरनाक केस हुआ, उठा के जाके सीधी गोली मार दी। सर हु आर यू सर, आपके पास ये अथॉरिटी ही नहीं सर, ये पनिशमेंट देने की अथॉरिटी ही नहीं सर। बताइए आपको है क्या ये अथॉरिटी? नहीं सर, जजमेंट इस ये एक वो तो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस क्या है और सारी चीज़ क्या है। लेकिन अगर केस हुआ और आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं किया और बोला कि अरे भाई अत्याचार हो रहा है वीमेन के ऊपर ऐसा, और इमोशन होकर ना सीधा आपने गोली चला दी, भाई आपसे पूछताछ होगी, आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, देन यू विल हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि आपने किस कंडीशन में गोली चलाई। ह्यूमन राइट कमीशन वाले आपने सुना नहीं, हैदराबाद में जैसे गोली मारी थी वहाँ की जगह 3-4 लोगों को, वो वाला केस में। फिर इसके बाद में दूसरे तीसरे दिन ही ह्यूमन राइट वाली टीम पहुँच गई, जिस व्यक्ति ने गोली वोली मारी थी, मतलब जो ऑफिसर थे आईपीएस वगैरह, उनसे इंट्रोगेशन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। सो यू आर नॉट राइट पर्सन सर। कौन फिर ये पनिशमेंट कौन देगा? पनिशमेंट देने का काम भाई किसका है? जुडिशरी का है सर, कोर्ट का है, पुलिस का नहीं है। अगर सपोज मानिए कि आईपीएस
एकदम भाई खतरनाक अपना रुतबा उतबा दिखा के गए, और ऐसी जो परंपरा है शुरुआत हो गई और चलती रही। तो आपको क्या लगता है कोर्ट का कोई काम है फिर? कोर्ट का क्या काम है? कुछ नहीं, कोर्ट बंद कर दो, सारी अदालत बंद कर दो। जस्टिस सिर्फ एकदम बंदूक की नोक पे मिलेगा, किसी ने कुछ भी काम किया और बस बंदूक से उड़ा दो, हो गया जस्टिस। भाई आपको कैसे पता कि इसी व्यक्ति ने काम गलत किया? हो सकता है कि उसके साथ 10 व्यक्ति और भी सम्मिलित हो, या फिर जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन जो नो कलाकार इंसान है, मास्टरमाइंड है, हो सकता है कि वो बच ही गया हो, आपने तो इसको निपटा दिया। तो इसलिए दोस्तों कोर्ट और फेयर ट्रायल होना बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद में अगर ये गलती पाया जाता है, तो फिर इसके बाद में अगर कोर्ट बोलती है कि इसको फांसी दे दो या गोली मार दो, चौराहे पे खड़ा के हाथ काट दो, पाँव काट दो, जीभ काट दो, कुछ भी कर दो, अगर ये जज बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, हाई कोर्ट बोलती है, या फिर कोर्ट का कोई भी हिस्सा बोलता है, तो फिर आप ये चीज कर सकते हो। बट विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन अगर डायरेक्ट आप करते हो, सो इट इज अनएक्सेप्टेबल माय डियर फ्रेंड, इट इज अनएक्सेप्टेबल। नाउ कमिंग टू स्लाइड। सो क्या क्या राइट्स होते हैं? किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसका क्या क्या राइट्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अरेस्ट कर लिया है, जैसे मैंने चोरी कर ली 1 रुपए की और मुझे अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो मेरा क्या क्या राइट है? भाई साहब मेरे पास ये राइट है, सबसे पहले तो भाई मुझे जो ने मुझे अरेस्ट किया, ठीक है, किस ऑफेंस में किया है वो मुझे बताना पड़ेगा पुलिस को। तो पुलिस मुझे बताएगी कि भाई आपने 1 रुपया चोरी किया इसलिए हमने आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ बताना पड़ता है कि भाई ठीक है किस टाइम पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्या गलत काम किया मैंने तो उन्होंने यही बता दिया। दूसरी बात ये कि दोस्तों विद इन 24 आवर्स मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस पकड़ के ना डायरेक्ट है ना जेल वेल में मेरे को बंद नहीं कर सकती मोर देन 24 आवर्स से ज़्यादा। अगर 25 या 26 आवर्स भी होते हैं ना, तो फिर पुलिस के ऊपर ही उल्टा केस लगेगा कि भाई आपने इतने टाइम तक अंदर क्यों रखा। विद इन 24, ये लॉ है भाई साहब। आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रेजेंट करेंगे और फिर वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी, ट्रायल होगा कि भाई साहब आपने चोरी 1 रुपया किया है या नहीं किया है। अगर मैंने नहीं किया है तो फिर ये 24 आवर्स मेरे साथ रोक के रखा, ह्यूमन बिहेव ठीक से बिहेव नहीं किया है, और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसका कंपनसेशन कौन देगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट? सो इसलिए 24 आवर्स के पहले पहले किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना होता है, ठीक है। और राइट, फिर लिखा द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड। अभी 1 रुपये मैंने चोरी किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कान के नीचे लगाने लग गए वो, ठीक है। ना तो अरेस्ट कर सकते हो ना ही इतना कर सकते हो, नहीं, ठीक है, ज़्यादा हरास नहीं कर सकते। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पुलिस ने अगर मुझे पकड़ा है, लेट्स से कि पुलिस ने मेरे को पकड़ा 1 रुपए की चोरी की है तुमने, तो मुझे डंडे वंडे से मार रहे या फिर कुछ धमकी दे रहे, तो मैंने बोल दिया, चाहे मैंने नहीं किया चोरी, लेकिन फिर मैंने बोल दिया कि हाँ सर मैंने 1 रुपया चोरी की, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने कोई भी कन्फेशन किया है, मैंने कोई भी चीज को एक्सेप्ट किया है पुलिस के सामने, तो वो एक्सेप्टेंस है दोस्तों, वो कोर्ट में एज एविडेंस की तरह, एज एविडेंस की तरह सही नहीं मानी जाएगी। सो पुलिस के सामने मैंने अगर कुछ भी कहा, उनको एज एविडेंस की तरह नहीं मानेंगे। बात को समझे? भले मैंने बोल दिया कि 1,000 रुपये चोरी किया है, लेकिन पुलिस के सामने बोला मैंने, जज के सामने नहीं बोला। सो यही तो है, कन्फेशन मेड इन द पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। सो पुलिस के सामने आप कुछ भी बोलो। तो इसलिए कहा जाता है, कभी कभी एक हमारे दोस्त आईपीएस, उनसे बात होती है तो बोलते हैं भाई है ना, कभी गलती से कुछ काम भी हो गया, लाइक कोई हो जाता है ना, तो पुलिस अगर मार रही है कुछ कर रही ना, तो बोल दो पुलिस के सामने, भले आपने नहीं किया तो भी बोल दो कि हाँ सर मैंने किया, है ना। कम से कम मार मार से तो बच जाओगे तुम, ठीक है। और ये जो भी चीज़ आप यहाँ पे बोलते हो ना, ये कोर्ट में सर इसको एज एविडेंस की तरह नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास लाठी चल रही थी सर आपके ऊपर, आपके हाथ पांव बांध रखे, आपको मार रहे हैं, तो फिर आप सब कहने के लिए तैयार होंगे। वो बोलेगा भाई साहब सूर्य पश्चिम से उदय होता है, पूर्व से नहीं होता है, तो कह दो सर, कहने में क्या जा रहा है, क्योंकि एविडेंस की तरह तो हो गई नहीं, क्योंकि नहीं तो मार पड़ेगा, राइट। खैर कमिंग टू द पॉइंट। अब गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ गाइडलाइंस दिए, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने ये बोला कि भाई साहब इंट्रोगेशन के टाइम हर एक व्यक्ति को, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसका डिटेंशन किया है आपने या इंट्रोगेशन कर रहे हो उसका, तो कुछ गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जिनको डी के बासु गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है।
और उस गाइडलाइंस में ये लिखा है दोस्तों, पहला उन्होंने ये लिखा है कि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाता है तो उसके पास एकदम क्लियर कट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और एक्यूरेट नाम होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, टैग होना चाहिए, और उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन क्या है, वो कांस्टेबल है या फिर एसएचओ है या फिर आईपीएस है, मतलब जो भी है वो व्यक्ति, तो उसका डेजिग्नेशन क्या है उस पुलिस ऑफिसर का, उसकी जो ना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर भी वो अपना क्या बोलते हैं उसको बैच लगाते हैं, मतलब पूरा हुआ ठीक से लिखा होना चाहिए। पहली चीज तो ये, ताकि जो व्यक्ति ने कुछ गलत किया उसको पता चले कि हाँ पुलिस वाला ये, नहीं तो पता चले पुलिस वाले के नाम से कोई और व्यक्ति ले गया और उसको पकड़ के और कहीं ले गया और उसका कुछ काम कुछ अलग कर दिया, राइट। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि भाई एक मेमो बनाया जाता है, ठीक है, उसमें अरेस्ट पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाता है ना, उससे उसकी साइन तो लेते ही लेते, साथ ही साथ में ये मेमो किस टाइम पे बनाया गया है, किस डेट पे बनाया है, ठीक है, टाइम क्या है, ठीक है भाई साहब, और साथ ही साथ ये है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसके भाई बहन या फिर किसी एक दूसरे व्यक्ति से साइन करवाते हैं, अटेस्टेड करवाते हैं इस मेमो को। मेमो को मतलब ये समझिए पंचनामा टाइप का बोलते हैं ना, पंचनामा बना है, ठीक है, एफआईआर टाइप का बनता है, उसको मेमो बोलते हैं, ठीक है। उस उसको साइन करवाते एक व्यक्ति से एज अ एविडेंस कि भाई साहब हाँ हमने इस व्यक्ति को इस डेट पे इस टाइम पे पकड़ा है और इसने ये ऑफेंस किया है और हमने कोई गलत नहीं किया है, उसके लिए एक और व्यक्ति का साइन है, राइट। तो ये करवाना जरूरी है, ठीक है, ये गाइडलाइंस है, फॉलो करना पड़ता है, इसको बोलते हैं डीके बासु गाइडलाइंस। और जो अरेस्ट किया है उस व्यक्ति से भी इस मेमो को साइन करवाना पड़ता है, काउंटर साइन, कि मेरे अगेंस्ट कोई भी चार्ज फ्रेम किया है तो मैं भी साइन करूंगा कि हाँ भाई ये पुलिस ने ये किया है, चलो ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, राइट। सो दूसरी बात ये कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया, डिटेन किया है या फिर इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपने रिलेटिव या अपने दोस्त या वेल विशर है उनको इन्फॉर्म करे, ठीक है। 31st नाइट को पार्टी करी, दारू वारू पी के पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो कम से कम इतनी तो फ्रीडम होना चाहिए कि अपने दोस्तों को जिस साथ पार्टी कर रहे थे उनको फोन लगा के बता दे कि भाई साहब मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग ही पार्टी करो, मैं तो एक दूसरे ने अगले साल आऊंगा, भाई तो ये आपके पास राइट है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि वैसे अपने रिलेटिव या वेल विशर या अपने फ्रेंड को फोन लगा के या फिर इन्फॉर्म करना देना चाहिए अरेस्टेड पर्सन, राइट है। नाउ दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कहीं पकड़ा गया, लेट्स से आप एक्स सिटी में रहते हो और वाई सिटी में पकड़े गए हैं, तो विद इन 8 to 12 आवर्स ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आपके रिलेटिव या फ्रेंड या किसी ना किसी को, घर वालों को बताए कि भाई साहब हमने आपका लड़का या लड़की को इस जुर्म में पकड़ा है और आगे की जो भी प्रोसीडिंग वगैरह होगी उसके लिए आप आइए, आना तो आइए, नहाना पहनाइए, आइए, हमारा तो काम है बताने का, बताइए। मतलब ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ गाइडलाइंस और भी बहुत सारी पॉइंट्स है, वो सारा डिस्कस मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस जब भी ये टॉपिक आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको डीके बासु गाइडलाइंस बोलते हैं। अब अभी मैं बात कर रहा था एफआईआर के बारे में बोल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो एफआईआर क्या ही होती है, कुछ नहीं होती दोस्तों। एफआईआर मतलब कुल मिला के कागज का वो होता है टुकड़ा, ठीक है, उसमें नाम डेट वेट लिखा रहती है, ठीक है, किस डेट को, और कुछ गलत काम किया किस व्यक्ति ने और किसने कंप्लेंट की उसका नाम भी लिखा रहता है, उसकी साइन वाइन लिखी रहती है, ठीक है। ये सारा का सारा एक तरह से मेमो तैयार रहता है, ठीक है, और ये पुलिस वाला बना के ले जाता है, या फिर अगर पुलिस स्टेशन में आप गए हैं तो वहीं पे ये चीज़ रहती है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब किसी व्यक्ति को विदाउट एनी इसमें लिखा है द पब्लिक स्टेशन to register an FIR whenever a person give information about cognizable offense, मतलब विदाउट एनी कोर्ट्स परमिशन, कोर्ट की बिना परमिशन से आपको अरेस्ट करेगी पुलिस, उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ये कि आपको बिना ऑर्डर, कोर्ट के बिना ऑर्डर से आपको अरेस्ट नहीं करेगी, राइट। सो एफआईआर में ये सारी चीज़ मेंशन रहती है, ठीक है, डेट क्या है, कंप्लेंट क्या है, आपका क्या इशू है, सारी चीज़ में मेंशन रहती है, ठीक है दोस्तों। इसी को बोलते हैं एफआईआर। और जब एफआईआर अगर कुछ लाइक मैंने करके आया किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर, तो ये मेरा एक लीगल राइट है कि मैं जो एफआईआर की है उसकी एक कार्बन कॉपी या फिर इसकी मैं फोटो कॉपी लेके आऊँ। मैं पुलिस से बोल सकता हूँ कि सर मैंने जो एफआईआर करवाई है उसकी मुझे कॉपी दे दीजिए, जेरॉक्स करा के दे दीजिए, मतलब जो भी आप कहना चाहिए, ये आपका एक लीगल राइट है, इट इज़ योर लीगल राइट सर, ठीक है। और फ्री में मिलेगी, उसका 1 रुपया 2 रुपये देने की आवश्यकता नहीं,
लेकिन आपको पता है 1 रुपया 2 रुपये देते हो या नहीं देते हो, आपको पता है। नाउ ये तो पुलिस की बात हो गई, अब अपन बात करेंगे। हाँ क्यों कर रहा है यार? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जज? जज का रोल क्या है? मुझे सुन पा रहे हो ना आप लोग? ऐसा तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया मैं अकेले बोल रहा हूँ? यस सर। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ जज? जज का क्या रोल है? देखिए दोस्तों, जज होता है ना एक एम्पायर की तरह काम करता है, ठीक है? क्रिकेट वगैरह देखते हो तो आप एम्पायर की तरह काम करते हैं और वो देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नो बॉल है, वाइट बॉल है, राइट बॉल है, कैसी वाइट बॉल वगैरह है, ठीक है? वो डिपेंड करता है एम्पायर के निर्णय के ऊपर, राइट? तो इसी तरह से अपन क्रिमिनल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर जज डिसाइड करता है। जज महोदय जी डिसाइड करते हैं कि भाई साहब कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है, राइट है? तो एक गेम की तरह होती है, एक ट्रायल वगैरह होता है, वो इम्पार्शल होना चाहिए, ठीक है? ये इनकी भूमिका होती है। और भी कैसे अपॉइंट करते हैं उनको, रिमूवल प्रोसीजर क्या होती है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जितना अभी इसमें इंसर्ट नहीं करेगा उतना ही अपन डिस्कस करेंगे, ओके ना? व्हाट इज फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल का मतलब ये दोस्तों कि देखिए, मतलब सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर हैव टू बी ऑब्जर्व। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ठीक है? क्या करता है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार देता है, ठीक है? और पर्सनस लिबर्टी, राइट है? सो यार ये हैंग क्यों कर रहा है इतना लैपटॉप? हम्म सो सो दोस्तों ये है कि आर्टिकल 21 बोलता है कि राइट टू लाइफ सबके पास है, जैसे कि ना सो राइट टू लाइफ सबके पास होती है और आर्बिटरी, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी व्यक्ति को लाइफ को ले नहीं सकते, मतलब किसी व्यक्ति को पनिशमेंट या कुछ ये नहीं दे सकते, ठीक है? सो इसलिए फेयर ट्रायल होना बहुत जरूरी है। निष्पक्ष, किसी का पक्ष ना लेते हुए ट्रायल होना चाहिए, आपकी सुनवाई होना चाहिए, उसी को बोलते हैं निष्पक्ष, राइट है? ताकि 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 रूल ऑफ लॉ हेल्ड किया जा सके, मतलब हर एक व्यक्ति रूल के सामने, रूल ऑफ लॉ अर्थात हर एक व्यक्ति नियम के सामने, कानून के सामने बराबर है, एक समान है। सो यू विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, जेंडर, सेक्स, रिलीजियस और आइडियोलॉजी, और जिस जो भी आपका बैकग्राउंड है वो, उसके आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा भारत का संविधान कहता है। इसीलिए बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, मतलब एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तभी आपके साथ फेयर ट्रायल होगा और होना चाहिए। अगर नहीं होता है सो इट इज अ वायलेशन ऑफ योर राइट, फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? अगर ये नहीं होता फेयर जजमेंट, देन यू कैन गो टू दी अपीलेट सिस्टम। कल डिस्कस किया था, आप सेटिस्फाई नहीं हो लोअर कोर्ट से, देन यू कैन अप्रोच टू दी हायर कोर्ट। तो मैंने एग्जांपल लेके भी आपको समझाया था, राइट? सो ये वाली बात है दोस्तों, ये फेयर फेयर ट्रायल में नहीं ज़्यादा इतना हैंग कर रहा लैपटॉप, मैं आगे बड़ी नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज द रोल? अच्छा हो गया दोस्तों, सब कुछ हो गया। हाँ, अब दो चीज़ अपने डिस्कस नहीं की थी शायद, एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और एक डिफेंस वाला। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब ये कि भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि भाई साहब विमन है, मैंने बताया आपको कि विमन, ठीक है, SC ST और कुछ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी केस होता है या फिर उनके अगेंस्ट किसी ने कुछ गलत काम किया और अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उनका एक नालसा करके मैंने बताया था आपको, नेशनल, इसका फुल फॉर्म पूरा आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये 1987 में आया था। इस एक्ट के द्वारा, एक्ट ये कहता है कि भाई साहब इस कम्युनिटी से अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पास वकील नहीं है, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है, वीमेन पता है आपको, मतलब एक कमजोर, अपन इंग्लिश सेक्शन नंबर एक्ट वही बात की, SC ST वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना खुद का वकील कर सके। सो इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी होगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि एक वकील करे, किनके लिए करे? इनके लिए करे, SC ST और विमन के लिए, ताकि इनका केस कोर्ट में लड़ा जा सके, राइट? तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब सरकारी वकील। और सरकारी वकील सरकारी रहता है, उनको सरकार से तनख्वाह मिलती है, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। स्नेहा, इसने पूछा था कल, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी वकील है ये, आपके लिए अपॉइंट किया गया है इस एक्ट के द्वारा,
सो यू डोंट नीड टू गिव मनी हिम। अगर वो टाइम से नहीं आता है तो फिर उनको कुछ बोलिए, आगे कुछ कीजिए, बाकी तो इसके निकाह होता नहीं है। और एक दूसरा होता है डिफेंस वाला, मैंने आपको बताया था। डिफेंस इन द सेंस कि जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिस व्यक्ति ने कुछ इस कम्युनिटी के अगेंस्ट, जैसे ए व्यक्ति ने कुछ काम किया है, तो भाई इसको भी डिफेंस करने के लिए, इसको भी बचाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो आएगा, तो उसी को बोलते हैं डिफेंस लॉयर। ठीक है, आपको समझ में आया दोस्तों? कोई प्रश्न, कोई संदेह, कोई प्रश्न, क्वेश्चन? Yes, sir. बताइए। Sir, it was mentioned in a slide that the right of privacy is not mentioned in nowhere in the Constitution. Is it mentioned under the Article 21 or protection of life and personal liberty? Yes, yes. See, what I was trying to tell you is that in case, in the case of, let me take another slide, just a second. Yeah. So you were saying that there is no mention of the article 20 or right to privacy. So what I am trying to tell you, my dear friend, कि भाई साहब आर्टिकल 21 की अपन बात करते हैं, के पुट्टा स्वामी वाला केस था, ठीक है, उसमें राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताया गया है, और उसमें ये बोला है कि अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ वाला, सो राइट टू लाइफ जो है ना भाई साहब, उसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी है। इस तरह से वो बोलना चाह रहे थे, ठीक है, राइट टू फूड भी है, राइट टू हेल्थ भी है। तो ये एक तरह से एक्सप्लिसिटली उन्होंने, कोर्ट ने मेंशन किया है। तो ये इम्प्लिसिटली, मतलब ये हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्रहित है, इनके अंदर समावेश है, समावेशी, मतलब इनके अंदर ही ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये कोर्ट ने मेंशन किया है, लेकिन लेकिन ऐसा एक्सप्लिसिटली, मतलब पहले से ही जो अपने फंडामेंटल राइट्स है 12 से लेकर 35 के बीच कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेंशन बाद में किया गया है। सो इसीलिए बोलते हैं कि ये जुडिशियल लेजिस्लेशन की कैटेगरी में आता है। मैं ये आपको कन्वे करना चाहता था, लेकिन आज तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अगर प्रश्न आता है तो बिल्कुल कीजिए। है क्यों? क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट वाला ये केस है। ये बताइए क्या पता सुन। Okay, sir. Thank you. चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? वो तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी, आपको बताना था ना, क्रिटिकली एग्जामिन करो, इस करके पूछा था ना, क्रिटिकली डिस्कस। किसी का प्रश्न? किसी का नहीं? ओके, No, sir. सो ना कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एडवोकेट हु प्लीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? Public prosecutor. कोर्स नॉट, रॉन्ग आंसर। अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड है जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, कर्मकांड किया है, उस व्यक्ति को डिफेंड करने। सेकंड होगा। यस, Defense lawyer. डिफेंस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो वो आता है जो विक्टिम वगैरह हुआ है और उसकी साइड से कोई आता है, ठीक है, सरकारी वगैरह। मैंने एग्जांपल दिया ना नालसा वाला। दूसरा, हु रजिस्टर एफआईआर? कौन करता है? Policeman. Police. ठीक है, बिल्कुल सही है। डबल क्वेश्चन हो गया तो, और 3 बार क्वेश्चन क्यों गया ये? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, अरे ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे कॉपी हो गए तो। चलिए, मैं ये क्वेश्चन और कुछ डिस्कस करूँगा, कुछ स्लाइड बनाने में मिस मैच हो गया। कुछ क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपन Okay. क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, अदरवाइज नाउ इट्स टाइम टू फिनिश आवर क्लास। सो फिनिश करो मैं क्लास नाउ। Sir, excuse me, sir. या प्लीज गो अहेड। Sir, one question is regarding the coaching institute. It's IAS Rajkiya. जो coaching है इसके regarding. Which type of coaching is this? अच्छा, एक्चुअली इट इज बेसिकली ISPC's coaching center funded by the state government of Uttar Pradesh. So, Okay. so it is especially for the vulnerable section of the society, including SC/ST, primarily for the SC/ST people. But if any one person, he's very good in study and all these things, and he's facing financial problem, then our director can admit that person also in this institute. So as far as new batch is concerned, so there is right now no schedule or no order from the government of Uttar Pradesh to start a new batch. But whenever अगर शुरू होगी कोई बैच शुरू होगी तो डेफिनेटली we will post on the group.
So what you want to know? Nothing else. Nothing else. That much only. That much only. या ये गवर्नमेंट फंडेड है, बाकी अगर कोई भी आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग यही कैटेगरी के आते हैं, दूसरे लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है सर के ऊपर और रूल्स रेगुलेशन के Okay. अकॉर्डिंग. Means general can also apply for that, no? It depends upon rules and regulation. I don't know much, sir will tell you, but I think they can come, depends upon the rules and regulation, और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सर ही आपको बताएंगे. Okay. Okay. हाँ, Thank you. मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ बताऊँ, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता है. ठीक है, यदि आपको पूछना हो, जानना हो, तो आप जो ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दीजिए, सर वगैरह होंगे आपको रिप्लाई कर देंगे. ठीक है, Okay, sir. Thank you. चलिए. और कोई किसी का प्रश्न नहीं? चलिए ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. एक ही बार डिस्कनेक्ट हुआ बस.